Good morning, everyone. So now we have finished the topic before Ohm's law. Ohm's law से पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को फिनिश कर लिया था. So now Ohm's law जो है वो थोड़ा स्टार्ट हो गया था, रिवीजन चल रहा था Ohm's law का. तो टुडे अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम Ohm's law. उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कराने हैं और उसके बाद जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं those topics will be started. तो सबसे पहले क्योंकि ओम्स लॉ जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ओम्स लॉ की जो प्रैक्टिस करनी है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है. तो ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ जो है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टू क्वांटिटीज. एक वोल्टेज और एक करंट जो है उनमें रिलेशन बताता है कि किसी भी सर्किट में, आपने बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है तो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी जो है वो क्या काम करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करने का. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी डिवाइस को, तो वो डिवाइस उस वोल्टेज की हेल्प से कितना करंट प्रोवाइड करेगी, कितने करंट पे ऑपरेट होगी, कितना करंट बैटरी के थ्रू उस डिवाइस को मिलेगा, ये शो करता है ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ एक्चुअली ये बताता है कि जितना भी वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब होता है जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बैटरी के पास जो एनर्जी है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो करंट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले बैटरी के अंदर चार्ज रुका हुआ था, रेस्ट पे था. अब चार्ज क्या कर रहा है, बैटरी से निकल के मोशन कर रहा है. तो इसका मतलब जब चार्ज मोशन में आ रहा है तो सारा वोल्टेज करंट में कन्वर्ट हो रहा है, माना ये जाता है. ये आइडियल कंडीशन मानी जाती है ओम्स लॉ की. मैंने बताया था स्टेटमेंट कहता है कि करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया है तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देंगे करंट भी कम हो जाएगा. तो मतलब दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, तो आपको इसका भी आंसर पता होगा कि करंट पहले या वोल्टेज पहले, तो स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर वी स्टे पहले आता है क्योंकि वोल्टेज जो है वो प्रायोरिटी है, पहले बैटरी होती है फिर बाद में चार्ज मोशन स्टार्ट करता है. तो जब आप लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, तो इसका मतलब सारा वोल्टेज करंट प्रोवाइड कर रहा है. बट एक्चुअली आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जितने भी वायर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जब वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो करंट के साथ साथ टोटल करंट फ्लो होनी चाहिए थी, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी जितना वोल्टेज मिल रहा है. लेकिन करंट के साथ साथ थोड़ा सा कन्वर्जन जो है वो हीट एनर्जी में भी होता है, क्योंकि हर एक डिवाइस चलते चलते कुछ टाइम के बाद हीटअप हो जाती है. और ये सर्किट की ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर हीट में कन्वर्जन ना हो वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो फिर बहुत सारा करंट मिल सकता है. मतलब जितनी बैटरी की पावर है, या अगर होम अप्लायंसेस की बात करें तो जितना पावर हाउस से वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेगा. लेकिन हीट में कन्वर्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका अमाउंट कुछ कम रह जाता है. तो फिर आगे जाके इसका यूज़ किया गया, ड्रॉबैक थी, कमी थी सर्किट की. लेकिन फिर जब इसको एप्लीकेशन बनाया गया, इसको यूटिलाइज किया गया, तब पता चला कि जो है वो हीट जो जनरेट हो रही है उस हीट को भी हम यूज़ कर सकते हैं. उससे भी बहुत डिवाइसेस बनाएंगे जहाँ सिर्फ हीट का ही काम था, करंट भले ही कम मिले, हीट ज़्यादा मिलनी चाहिए. जैसे हीटर के बारे में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा होगा, फ्यूज़ के बारे में पढ़ा है. तो वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करना है. अभी आपको ये पढ़ना है बस कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो कंडीशंस है वो ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज ना हो, तब V प्रोपोर्शनल टू I हो गया. अब क्या होता है इसके बाद में कि इसको रिमूव करते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो एक कांस्टेंट आता है R, कांस्टेंट R होता है. और ये R क्या होता है, क्यों इसमें ऐड किया जाता है, तो फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वोल्टेज करंट में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब अदर जो कन्वर्जन हो रहा है वो किस चीज़ में हो रहा है. तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो दो चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर है, एक तो करंट और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब करंट का अपोजिशन. हर एक डिवाइस की, हर एक कंडक्टर की, हर एक वायर की प्रॉपर्टी है कि जब उसके अंदर करंट फ्लो होगी, यानी कि चार्ज उसके अंदर से मोशन करेगा, तो वो उस चार्ज के मोशन का करेगा अपोज. तो यानी कि वोल्टेज दो चीज़ों में डिवाइड हो गया. एक तो करंट तो थोड़ी बहुत फ्लो होगी जितनी भी होनी है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, वायर के किस टाइप का वायर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है
या सेमीकंडक्टर है, और थोड़ा क्या होगा, थोड़ा करंट का अपोजिशन होगा। अपोजिशन को नाम दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन क्या थी कि वोल्टेज करंट में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन क्या है कि वोल्टेज करंट में तो कन्वर्ट होता ही है, साथ साथ उसका अपोज भी होता है, उसी अपोज को आर कहते हैं। तो एक्चुअली फॉर्मूले में आर भी आता है और आई भी आता है, ओके। तो V इज इक्वल टू आर आई, या फिर इसको प्रॉपरली जो है वो आई आर लिखा जाता है, क्योंकि करंट मतलब हर चीज को अगर हम सीक्वेंस में लगाएं तो सबसे पहले वोल्टेज, वोल्टेज के बाद में करंट, करंट के बाद में जो एक्स्ट्रा चीज है वो लिखेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आया है। तो V इज इक्वल टू आई आर जो है, दिस इज ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है। और अगर हम यहाँ पर लिख दें कि R क्या है, तो वेयर R इज अ कांस्टेंट, इसको तो आपको बाद में डिफाइन करना है, इसी में आगे आएगा। R क्या है, कांस्टेंट है, एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फिर जब आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ओके। तो यहाँ पर जो है आप इसका ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना पड़े तो आप V और I का जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ इस तरीके का हो, दिस इज द एक्सिस ऑफ V, ये है I, ठीक है। तो इसमें आप V और I में बता रहा है इक्वल चेंज होगा, मतलब जितना V इंक्रीज हो रहा है उतना ही I इंक्रीज होगा। तो दोनों में जब इक्वल चेंज होगा तो ग्राफ का शेप कैसा आएगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ ये शो करेगा कि R जो है दैट इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपके पास चार चीजें हो गई। ओम्स लॉ के स्टेप्स क्या क्या हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करा, फिर आपको ये मिला, फिर ये फॉर्म आई, और फिर ग्राफ। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ओम्स लॉ जो है उसको प्रॉपरली क्या चीज शो कर रही है। ओम्स लॉ के स्टेप्स हैं सारे, लेकिन फिर भी सबसे प्रॉपर तरीके से ओम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, कौन सा स्टेप चूज करेंगे। तो याद रखिएगा, कभी कभी अगर ऐसा पूछा जाता है कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ तो सारे ही स्टेप्स हैं, लेकिन फिर भी बेटर रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, तो हमेशा आपको ग्राफ जो है वो चूज करना है, क्योंकि जो इमेज के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का, ग्राफ के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट माना जाता है। तो अगर आपको कभी भी ओम्स लॉ क्या चीज अच्छे से शो कर रही है ये बताना हो तो आप ये चीज दिखाइएगा, दिस इज शोइंग ओम्स लॉ, ये दिखा रहा है ओम्स लॉ। इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें ओम्स लॉ को कौन शो कर रहा है, तो सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका ये, क्योंकि V प्रोपोर्शनल, वैसे सेकंड और ये वाला जो है इक्वली है, इक्वल है दोनों, आप इसको भी बता सकते हो उसको भी। ये भी ये बता रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तीसरा ये भी यही दिखा रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, V और I के रेशियो के इक्वल है, इसका मतलब V और I में सेम चेंज हो रहा है। लेकिन ये वाली जो फॉर्म आती है, दिस इज नॉट शोइंग प्रॉपरली ओम्स लॉ, इसलिए नहीं शो कर रही है ओम्स लॉ क्योंकि इसमें जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है वो वोल्टेज है। तो ये वाला जो रिलेशन है भले ही ओम्स लॉ के स्टेप्स में आ रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये वोल्टेज को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन ये है कि इज दिस रिलेशन ट्रू फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, जिनमें V और I में अनइक्वल चेंज है। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं ऐसे कंडक्टर, ऐसे वायर जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। तो इस वाले रिलेशन से ये क्लियर हो रहा है कि ये रिलेशन ये नहीं बता रहा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या V और I में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्वांटिटी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। यहाँ पर V और I में डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यहाँ रेजिस्टेंस लेफ्ट में है, यहाँ वोल्टेज लेफ्ट में है। तो ये बता रहा है कि करंट और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के, करंट और रेजिस्टेंस का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो वोल्टेज मिलेगा, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज को आपको कांस्टेंट बनाना है, तो अगर करंट इंक्रीज करती है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, पर अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट विल गेट डिक्रीज। ये रिलेशन आपका ये शो कर रहा है। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल रिलेशन है। तो ओम्स लॉ मुझे लगता है प्रॉपरली अब आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपने ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी पढ़ा, उनको भी याद रखिएगा कि ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं,
ओके। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, यानी कि उनमें करंट और वोल्टेज में अनइक्वल रिलेशन होता है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो भी हुए जो हीट अप जल्दी हो जाते हैं, यानी कि उनको जितना वोल्टेज प्रोवाइड करें वो करंट में तो कन्वर्ट हो रहा है कम और हीट एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। ये कंडीशन नॉन ओमिक कंडक्टर्स की भी है। तो इसके बाद आपको ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स को रिवाइज करना है। फिर यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए फिर से आपको इसी फॉर्मूले की नीड होगी। इसी से जब आप डिफाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, या फिर ये कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट जो है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि इट इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ये वाली लिखी है आपने कि इट इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। और उसके बाद आप फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूले वाली जो डेफिनेशन है वो बेस्ट मानी जाती है, तो फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लिख देंगे तो उसमें बताएंगे कि इट इज वोल्टेज पर यूनिट करंट या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। उसके बाद क्या होगा कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, तो वोल्टेज जो है उसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट और करंट की यूनिट होगी एम्पियर। शॉर्ट में लिखेंगे वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन जो यूनिट ज्यादा यूज होती है, कॉमनली यूज्ड है, या फिर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट ओम होती है। ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जॉन साइमन ओम, जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था ओम्स लॉ, जॉन साइमन ओम के नाम पर इसकी यूनिट को ओम बोला जाता है। और सिंबॉलिकली ओम जो है वो ऐसे बनाया जाता है, तो आपको वर्ड ओम नहीं लिखना है, सिंबल ओम बनाना है। जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो इतने ओम का है, ओके। तो इसमें क्या क्या बताना है आपको, क्या क्या पूछा जा सकता है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली करंट का अपोज होता है, चार्ज के मोशन का अपोज होता है। फिर आपको फॉर्मूला बताना है, फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है, और फिर आपको बतानी है एसआई, ओके। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपने हर किसी में पढ़ी है यूनिट वाली डेफिनेशन। तो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसी रिलेशन में, ये जो रिलेशन है इसी से चेंज करें तो हमें पता है कि इफ जो वोल्टेज है वो अगर 1 वोल्ट होता है और जो करंट है वो अगर 1 एम्पियर होती है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर, या फिर हम रेजिस्टेंस को लिख देंगे 1 ओम। तो फॉर्मूले से तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। और वैसे आपको जब वर्ड्स में बताना तो आप लिख देंगे कि व्हेन फॉर अ कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। अगर कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है 1 वोल्ट और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1, ओके। सो लिसन इट अगेन कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। उसके बाद कुछ यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट्स में अगर मान लीजिए जो है वो 1 मिली ओम में दे रखा है तो आपको लिखना है 10 to the power -3 ओम। अगर 1 माइक्रो ओम है देन इट विल बी 10 to the power -6 ओम। और 1 किलो ओम है अगर तो 10 की पावर 3 प्लस का 3 ओम आएगा। तो कुछ कन्वर्जन्स कभी कभी दे रखे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जिनका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो किलो ओम में हो सकते हैं, और कुछ के रेजिस्टेंस बहुत छोटे हैं तो मिली या माइक्रो में होंगे, लेकिन आपको लास्ट आंसर एसआई यूनिट में ही लिखना होता है। तो एसआई यूनिट की वजह से कन्वर्जन कैसे करेंगे, 10 की पावर्स कितनी लिखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के टॉपिक में इतना आता है।
फिर आपको एक न्यूमेरिकल मुझे कराना है पहले ओम्स लॉ का, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हियर आई हैव वन ऑफ द न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में इनकी जो इमेजेस हैं, न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है, जो सॉल्यूशन में यहाँ करा रही हूँ वो सॉल्यूशन तो आपको फेयर कॉपी में लिखना है, और सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी कराए जाते हैं चाहे वो लाइव क्लास में हो या फिर यहाँ बोर्ड के थ्रू कराया जाए, वो सारे आपकी फेयर कॉपी में होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं करना है आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो गई फिर न्यूमेरिकल बाद में मिसिंग है, आपके पास नहीं आते हैं, तो असाइनमेंट जब चेक होगा तो ऑल द न्यूमेरिकल्स आई हैव टू सी, तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स लिखने भी हैं। तो उसकी इमेज जो है दैट आई विल सेंड, और आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको नोट करना है सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर देखिए लिखा है दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 करके दे रखा है, आप ओनली क्वेश्चन लिख देंगे। उसमें लिखा है व्हेन अ 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। तो जैसा कि हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं गिवन, तो इसमें दे रखा है 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो कनेक्टेड है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, और किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, तो 3 मिली एम्पियर करंट जिसमें फ्लो हो रही है सर्किट में, तो करंट दे रखी है 3 मिली एम्पियर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो करंट जो है वो ऐसा यूनिट में नहीं है, मिली एम्पियर में है, वोल्टेज 9 वोल्ट ऐसा यूनिट में नहीं लिखा है, तो करंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करंट 3 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। ये भी कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, जहाँ भी मिली है, माइक्रो है, किलो है, वहाँ कन्वर्जन सेम होते हैं, याद रखिएगा। तो करंट इतनी आ रही है, अब यहाँ हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने डिवाइड कर लिया। 10 की पावर वाले स्पेशली आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बाकी तक तो कैलकुलेशन इजी होती है। तो वोल्टेज 9 वोल्ट है और करंट कितनी है, 3 × 10⁻³ तो यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको, इट विल बी 3 और 10⁻³ जो है वो जब न्यूमरेटर में आती है तो बन जाएगी 10⁻+3। अब मैंने बताया था 10 की पावर्स को अगर पावर्स कम है तो आप इसी में एडजस्ट कर देंगे, यहाँ भी कम है तो कितना हो जाता है 3000 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 3000 ओम। तो बेटर होगा आप इसको नोट डाउन कर लें, इमेज मैं सेंड कर दूँगी इसकी, ठीक है। उसको जब तक आप नोट करिए, जब तक मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है एक और मुझे कराना है इसमें। सी दिस, do it fast, note it fast. So next क्वेश्चन अब हमारे पास जो आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेंगे और फिर मैं बताऊंगी गिवन। तो इसमें क्वेश्चन 10 में दे रखा है हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source। एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है और उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो वोल्टेज मिल रहा है उसको 220 वोल्ट जो एसी सप्लाई में मिलता है। कितनी करंट यह ड्रॉ करेगा ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी करंट ये ड्रॉ करेगा, और रेजिस्टेंस उसका दे रखा है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 1100 ओम, इतना रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूले को हमें चेंज करके लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ओम्स लॉ जो है वो ये होता है, लेकिन आपको फाइंड करना है यहाँ पे करंट, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, तो I = V/R, ठीक है। V की वैल्यू है 220/R दे रखा है 1100। सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 10, 11 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1/5 का मतलब 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर करंट ये ड्रॉ करेगा। आंसर इज ऑल्सो गिवन हियर, आंसर इसमें दे रखा है, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और 3 क्वेश्चन सोल्व के कराने मुझे, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड. तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, ये आपका नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट. और कहा है व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, जब ये कितनी करंट ड्रॉ